बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में रेटिनल डिटैचमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के क्या कॉजेज़ थे और क्या ट्रीटमेंट थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं नॉन रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन रेगमेटोजेनस आरडी जो है ना, उसकी फ़र्दर आगे दो टाइप्स हैं, एक ट्रैक्शनल आरडी और दूसरी एक्सुडेटिव आरडी। ट्रैक्शनल आरडी डिस्कस करते हैं। तो ये जो है ना, ये एक बेसिक डायग्राम है कि रेटिनल लेयर्स जो होती हैं, ये कोरॉइड की लेयर है आउटर मोस्ट। कोरॉइड के बाद ये सक्लेरा की लेयर होती है। इधर सक्लेरा के बाद कोरॉइड, कोरॉइड के बाद ये जो ग्रीन कलर की है ये ब्रुचस मेम्ब्रेन है, और इसके बाद रेटिना शुरू हो जाता है। तो रेटिना की सबसे आउटर मोस्ट लेयर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है, 10th लेयर, यानी कि सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट। और इसके बाद अंदर वाली 9 लेयर्स जो हैं रेटिना की, वो न्यूरोसेंसरी रेटिना होती हैं। रेटिना की टोटल 10 लेयर्स होती हैं। न्यूरोसेंसरी रेटिना के बाद जो है ना, आगे विट्रियस जेल आ जाता है। ठीक है। अब एडवांसिंग एज के साथ क्या होता है कि विट्रियस जेल जो है ना, वो श्रिंक करना शुरू कर देता है। नॉर्मली जो विट्रियस जेल होता है ना, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पर जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है, तो ओल्ड एज में जो है ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है ये लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ना ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली विट्रियस जेल जो है ना, ये अटैच्ड है न्यूरोसेंसरी रेटिना के साथ, लेकिन जब ये श्रिंक करेगा तो ये इससे अलहदा होना शुरू हो जाएगा न्यूरोसेंसरी रेटिना से। तो जब अलहदा होगा तो कुछ हिस्से अलहदा हो जाएंगे, पर कुछ हिस्से जो है ना फिर भी इधर लगे रह जाएंगे विट्रियस जेल के न्यूरोसेंसरी रेटिना के साथ। तो जो जेल लगी रह जाएगी रेटिना की लेयर के साथ, इस पे फिर आके फिर फाइब्रस टिश्यू ग्रो करेगा, तो एक ना मेम्ब्रेन सी ऐसे बन जाएगी, जिसको कहते हैं विट्रियो रेटिनल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये जब श्रिंक करेगी विट्रियस जेल के साथ, तो ये जो है ना पुल करेगी इस न्यूरोसेंसरी रेटिना को, खींचेगी। जब ये विट्रियस जेल श्रिंक होगा एडवांसिंग एज के साथ, तो ये न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर को भी अपने साथ खींचेगा, और ये लेयर जो है ना, ये डिटैच हो जाएगी फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर अलहदा हो जाएगी, और न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर जो है ना, ये जेल की उसको पुल करेगा और ये अलहदा हो जाएगी। तो ऐसे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं ये ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट के? ट्रैक्शन कहते हैं पुल करने को। तो विट्रियस जो है ना, वो पुल करेगा रेटिना को, न्यूरोसेंसरी रेटिना को, जिसकी वजह से आरडी हो जाएगी। तो एटियोलॉजी देख लेते हैं। तो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में हो सकता है। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में मैंने आपको बताया था कि न्यू वस्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है। इधर इधर से जो है ना, नई वेसल्स न्यूरोसेंसरी रेटिना से इधर से वेसल्स ग्रो करती हैं, न्यू वेसल्स, और वो ना ऐसे विट्रियस जेल के अंदर जो है ना वेसल्स जाना शुरू हो जाती हैं। इन वेसल्स पे फिर फाइब्रस टिश्यू भी आके लगना शुरू हो जाता है। तो ये ना ऐसे एक गुच्छा सा बन जाता है वेसल्स का। तो जब विट्रियस जो है वो श्रिंक करता है, तो इस गुच्छे को भी अपने साथ खींचता है, इस वेसल्स के गुच्छे को। तो जब इसको खींचेगा तो न्यूरोसेंसरी रेटिना जो है ना, वो डिटैच कर देगा। ये सारा मैकेनिज्म हो रहा होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में। इसके अलावा रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी में भी रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। मैंने आपको जब बताया था, पढ़ाया था रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो है ना रेटिनल डिटैचमेंट अकर होती है। इसके बाद पेनिट्रेटिंग पोस्टीरियर सेगमेंट ट्रॉमा हो जाए, उस वजह से हो सकती है, या एफेकिया हो जाए। और एफेकिया कहते हैं कि डिसलोकेशन ऑफ लेंस, लेंस अपनी जगह से हट के जो है ना विट्रियस में आ जाए। ठीक है। तो इस वजह से भी ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। या ईल्स डिजीज़ में हो सकती है। ईल्स डिजीज़ क्या होती है? ये रेटिनल जो वेसल्स हैं ना, पर्टिकुलरली रेटिनल वेन्स जो हैं, उनका ये इन्फ्लेमेशन होती है। वस्कुलाइटस होता है, या स्पेसिफिकली फ्लिबाइटस होता है, वेन्स की इन्फ्लेमेशन। या पोस्ट हेमोरेजिक रेटिनल रेटिनाइटिस प्रोलिफ्रेंस, इसमें भी हो सकता है। इसमें भी नियोवस्कुलराइजेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से वेसल्स ग्रो हो रही होती हैं और विट्रियस जेल में जा रही हैं, फिर विट्रियस उन्हीं वेसल्स को खींचता है, तो ये न्यूरोसेंसरी रेटिना इस रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर से सेपरेट हो जाता है। तो ये सारी कॉजेज़ हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट की। अब देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या नज़र आएंगे। तो हमें विट्रियो रेटिनल बैंड नज़र आता है। विट्रियो रेटिनल बैंड क्या होता है? कि यही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो विट्रियस जेल है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो न्यूरोसेंसरी रेटिना के साथ लगा रह जाता है, जिस पे फिर फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होती है, और वो जो है ना एक बैंड टाइप, मेम्ब्रेन टाइप बना लेता है, जिसको विट्रियो रेटिनल बैंड कहते हैं। इसके बाद रेटिनल मोबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है,
और हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ रेटिना एट साइट ऑफ ट्रैक्शन। अब जिस साइड पे ये जिधर से पुल कर रहा है विट्रियस जेल, उधर से न्यूरोसेंसरी रेटिना ऐसे आगे को आ जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। तो हम फंडस व्यू में देखेंगे तो जिधर से रेटिनल डिटैचमेंट हुई हुई है वो हमें ऐसे उभरा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि रेटिना आगे को बाहर को निकल रहा है, विट्रियस पुल कर रहा है आगे को रेटिना को। तो हाईएस्ट एलिवेशन होगी एट साइट ऑफ ट्रैक्शन। ट्रीटमेंट इसकी सेम ही है जैसे रेगमेटोजेनस आरडी की थी कि पार्स प्लेना विट्रिएक्टमी करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि फॉर इंस्टेंस ये आई बॉल है, तो पार्स प्लेना होता है सिलरी बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट। इस पार्ट में जो है ना वेसल्स नहीं होती, तो जब भी पोस्टीरियर सेगमेंट को हमने अप्रोच करना है आई के, तो इस पार्स प्लेना के थ्रू इंसिजन लगाते हैं। अब विट्रियस जेल चूँकि खींच रहा था न्यूरोसेंसरी रेटिना को, जिसकी वजह से डिटैचमेंट हो रही है रेटिना की, तो हमने विट्रियस जेल को ही बाहर निकाल लेना है, विट्रिएक्टमी कर लेनी है, विट्रियस जेल को रिमूव कर देना है। अब विट्रियस जेल हो गया रिमूव, पर आई बॉल की शेप को बरकरार रखने के लिए हमने उसकी जगह विट्रियस जेल की जगह कोई और सब्सटेंस डाल देनी है, फॉर इंस्टेंस के सिलिकॉन ऑयल। तो सिलिकॉन ऑयल हमने डाल देना है विट्रियस जेल की जगह। इसको कह देते हैं इंटरनल टेम्पोनाड। ठीक है, कि पार्स प्लेना के थ्रू हमने विट्रियस जेल को हमने रिमूव किया और उसकी जगह सिलिकॉन ऑयल डाल दिया। तो पार्स प्लेना विट्रिएक्टमी करनी है और इंटरनल टेम्पोनाड करना है। अब देखते हैं एक्सुडेटिव या सीरस रेटिनल डिटैचमेंट। तो एक्सुडेटिव या सीरस रेटिनल डिटैचमेंट में आपने याद रखना है कि इसमें सब रेटिनल स्पेस जो होती है, सब रेटिनल स्पेस कौन सी जगह होती है? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और न्यूरोसेंसरी रेटिना के दरमियान वाली जगह, ये जो एरिया है ना, ये सारा सब रेटिनल स्पेस है। इसमें एक्सुडेटिव या सीरस फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर इस सब रेटिनल स्पेस में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा तो ये दो लेयर्स जो हैं न्यूरोसेंसरी रेटिना की और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की, ये सेपरेट हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट अक्कर हो जाएगी। एटियोलॉजी देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो दो तरह की कॉजेज़ हैं, एक तो ऑक्यूलर कॉजेज़ आ जाती हैं और दूसरी हमारे पास आ जाती हैं सिस्टेमिक कॉजेज़। ऑक्यूलर कॉजेज़ में सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़। तो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ में आपने याद रखना है कि यूवियाइटिस हो सकता है या पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस हो सकता है, तो जिसकी वजह से जो है ना रेटिना का ये वाला एरिया जो है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम वाला एरिया ये इन्वॉल्व होता है और फिर इधर जो है ना फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसके बाद रेटिनल पिगमेंट एपिथेलाइटिस हो सकता है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलाइटिस में क्या होता है कि ये जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसकी जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इस सब रेटिनल स्पेस में इधर फ्लूइड सारा जमा हो जाएगा। तो ये होता है, एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं CSCR, सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी। अभी इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये CSCR का टॉपिक डिटेल में। इसके बाद ट्यूमर्स हो सकते हैं, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा है RB या मेलिग्नेंट मेलानोमा है, तो इन केसेस में भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है सब रेटिनल स्पेस में। सिस्टेमिक कॉजेज़ में हाइपरटेंशन आ जाती है और टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी आ जाती है कि वेसल्स का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो वो ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक कर रहा है, तो लीक करके सब रेटिनल स्पेस में एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि एक जब हम देखेंगे फंडस एग्ज़ाम करेंगे तो एक स्मूथ कन्वेक्स डोम हमें नज़र आएगा। ठीक है, स्मूथ कन्वेक्स डोम कैसे? फॉर इंस्टेंस ये अगर हम फंडस व्यू कर रहे हैं तो जिस जगह पे रेटिनल डिटैचमेंट हुई हुई है तो वो जगह ना एलिवेट हुई होती है, क्योंकि उसके पीछे जो है उसके पीछे वाली जगह पे तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, तो उस रीजन में जो है ना वो रीजन थोड़ा एलिवेट हो गया है। अब पीछे फ्लूइड है तो ये रेटिना का वो पोर्शन एलिवेट हो जाएगा और हमें एक स्मूथ कन्वेक्स डोम नज़र आएगा। और ग्रेविटी के साथ चूँकि इधर एक्सुडेटिव या सीरस फ्लूइड जमा हुआ है, तो पोजीशन जब चेंज करेंगे तो जो डिटैच रेटिना है वो हमारे पास जो है ना उसका वो एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड फॉर इंस्टेंस इस जगह पे एक्यूमुलेट किया हुआ है। अब हम पोजीशन चेंज करते हैं पेशेंट की तो वो फ्लूइड इधर से इधर मूव कर जाता है, तो रेटिनल डिटैचमेंट इधर मूव कर जाएगी। इसके बाद ट्रीटमेंट जो है इसका है कि जो अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, जैसे कोई इन्फ्लेमेटरी जैसे स्क्लेराइटिस है या यूवियाइटिस है या ये CSCR है या कोई ट्यूमर है या हाइपरटेंशन है, तो अंडरलाइंग डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से एक्सुडेशन और सीरस फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हुआ है वो रुक जाता है और उससे डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है।